माओवादियों को लगातार नुकसान हो रहे हैं। बासवराज के बाद सुधाकर राव और अब भास्कर की मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं समर भूमिश रोहित शर्मा। माओवादियों को एक बार फिर नुकसान हुआ है और इसमें उनके बड़े नेता भास्कर की मौत हुई है। भास्कर तेलंगाना स्टेट कमेटी के मेंबर थे और DKSZC के लिए भी वो काम कर रहे थे। संभावना जताई जा रही है कि इस एरिया में ही कोशिश की जा रही थी कि बासवराज के शहादत के बाद जिस तरह से पार्टी के नेतृत्व की कमी हुई है, महासचिव का खात्मा हुआ है, तो उसको पुनः नए महासचिव चुनने की प्रक्रिया के दरमियान ये मामला खटा हुआ हो सकता है। और इसमें बीजापुर का जो नेशनल पार्क एरिया है, ये घटनाएं वहीं घटी है जहां पर कि आपको कल परसों मतलब आपको केंद्रीय कमेटी मेंबर सुधाकर राव की मौत हुई थी। दोनों ही मौत में एक चीज़ जो समान दिख रहा है, वो समान ये दिख रहा है कि दोनों ही फर्जी मुठभेड़ है, क्योंकि उनके साथ किसी और का भी शहादत होने की बात सामने नहीं आई है। लेकिन उसके बाद दो लोगों की आज और मृत्यु हुई है, शहादत हुई है, मौत हुई है, ऐसा माओवादी कहते हैं। और ये मुठभेड़ दिखाता है कि भारत सरकार और CPI माओवादी के बीच जिस तरह से तांतई चल रहा है, उसका एक नया परिणाम दिखेगा। आइए इस पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति चल रहा है। माओवादियों और भारत सरकार, जो कि अभी सामंती मिजाज वाली हिंदुत्व भ्रमणवादी फांसीवादी सरकार है, RSS के तहत चल रही है मोदी सरकार, इसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता लगभग शून्य हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय उपहास के पात्र बन चुके हैं। लेकिन इन्होंने अपने देशवासियों को सबक सिखाने के लिए एक दिन रात एक कर रहे हैं। ज्ञात हो कि सिंदूर ऑपरेशन में जिस तरह से चल रहा था चीज़ें, उसमें तो साफ साफ हो दिख गया है कि भारत सरकार के साथ दुनिया का एक भी देश दोस्त नहीं मानता है इसको, इसके साथ शामिल नहीं था। उल्टे पाकिस्तान के साथ में बहुत सारे देश शामिल थे, सहयोग कर रहे थे उनको, और अंततः वो UN का मेंबर भी बन गया। लेकिन भारत इसमें कहीं भी नहीं दिखा और भारत की स्थिति उपहास एक जोकर की तरह हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात करें हम अगर, तो मोदी सरकार ने भारत की स्थिति जोकर के बराबर कर दिया है। खैर, यह तो एक बात हुई है, लेकिन इसमें एक बात और सामने दिखता है, वो यही दिखता है कि मोदी सरकार अपने ही देशवासियों के प्रति कितना क्रूर, नृशंस और हत्यारिक भूमिका में शामिल हुई है। मोदी सरकार ने एक और, या पुलिस कहें तो उन्होंने एक और चीज़ किया है, वो ये किया है कि तेलंगाना, आंध्र और छत्तीसगढ़, इन लोगों के बीच में डिवीज़न करने की कोशिश किया है, विभाजन करने का प्रयास किया है। जिस तरह से वो हिंदू मुस्लिम करती रही है, या फिर भारत में दलित और अगड़ा पिछड़ा करती रही है, और उसी तरीके से वहाँ पर उन्होंने अब सीमा विभाजन कर दिया है। ये छत्तीसगढ़ वाले हैं, ये आंध्रा वाले हैं, ये आपको तेलंगाना वाले हैं, इस तरह का डिवीज़न किया जा रहा है। तो इसके एक चीज़ जो होता है ये है, वो ये होता है कि लगता है इससे कि अगर आंध्र के लोग, तेलंगाना के लोग अगर वहाँ ना पहुँचे छत्तीसगढ़ में, तो सब कुछ शांत हो जाएगा और वहाँ रामराज आ जाएगा। वहाँ पर जो है बिल्कुल मतलब हर जगह घर घर सोने का वर्षा होने लगेगा, स्वर्ग बन जाएगा छत्तीसगढ़। बिल्कुल छत्तीसगढ़ स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन के लिए, उनके लिए जो कि लुटेरे हैं और जनता को लूटने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन जो जनता वहाँ पीड़ित है, वो आज भी और ना ही कल, जब माओवादी खत्म हो जाएंगे, उन पर अत्याचार कम होना होगा। एक रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मतलब घरेलू हिंसा हो या फिर रेप की घटनाएं हो, भारत के तमाम हिस्सों से बहुत कम है। इसका श्रेय माओवादियों को जाता है। जिस तरह से आज NH पर, राजमार्ग पर भी रेप की घटनाएं भाजपा के नेता कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं नहीं होती है। यही वजह है कि माओवादियों के मंडली में, माओवादियों के समूह में 70% तक की महिला भागीदारी वहाँ पर सुनिश्चित की है। आज भारत सरकार भले ही 30-40% का भी बात करती हो, लेकिन यहाँ पर एक इतनी प्रतिशत भी महिलाएं राजनीति में नहीं आई है या खुले मंच पर नहीं आई है। माओवादियों के साथ उल्टा है, वहाँ पर 70% महिलाएं उनमें शामिल हैं, उनके साथ हैं, उनके साथ लड़ रही हैं। यही कारण है कि हर मुठभेड़ में देखा जाता है कि महिलाएं नक्सली भी, महिला माओवादी भी मारी जाती हैं।
जिस तरह से मोदी शाह ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और आंध्रा के लोगों को डिवीज़न करने का प्रयास किया है, तो इसका एक चीज़ और दिखता है कि ऐसा ज़मीन पर वास्तव में नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही है वो ये दिखाता है कि चीज़ें कहीं न कहीं बनती दिख रही हो। मोदी शाह ने काफ़ी अथक मेहनत करके जिस तरह से देश के अंदर हिंदू मुसलमान का लड़ाई फंसाया है, अगरा पिछड़ा का दलित और ब्राह्मणों के बीच का लड़ाई फंसाया है, जिस तरह से हर तबके को हर क्षेत्र में डिवीज़न पैदा करने की कोशिश किया है, ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में आंध्रा और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के बीच में भी एक विभाजन पैदा करने का प्रयास किया है। विभाजन ये कितना सच है नहीं सच है, ग्राउंड पर कितना जीता है इससे यह विभाजन मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जो दिखता वो ये दिखता है कि मोदी सरकार इस काम में बहुत ही पारंगत है डिवीज़न करने में, और इस काम में वो लगी हुई है। डीआरजी जो पूर्व माओवादी थे, जो आपको माओवादियों के साथ रहे थे, उनके साथ खाए थे, सोए थे, लड़ाई किए थे, हर जगह साथ थे, अब वे लोग माओवादियों को छोड़कर सरेंडर कर गए हैं और बेहतर सुविधा का लाभ लेने के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन आंध्रा या तेलंगाना या अन्य जो बड़े माओवादी हैं या जो इसको भी सरकार टारगेट कर रही है, वे माओवादी बिल्कुल ही अलग हैं। वे अच्छी जीवन को छोड़ करके यहाँ पर आए थे, चाहे बासवराज हों या फिर सुधाकर राव हों या फिर अभी जो भास्कर हैं, ये सभी लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, काफ़ी पढ़े लिखे योग्य लोग हैं, और ये लोग अपनी उच्चतम शिक्षा को, उच्चतम जिंदगी को, स्वर्ग की ज़िंदगी को छोड़ करके इस जीवन में आए थे। और डीआरजी वाले इस जीवन को छोड़कर, जहाँ पर कि उनके साथ समानता की बात होती है, बंधुत्व की बात होती है, भाईचारा की बातें होती है, उसको छोड़कर उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं, जिस स्वर्ग की कोई लोग लात मार करके यहाँ आए थे। वो स्वर्ग मतलब निजी उपभोग, निजी सुख सुविधा, निजी सब चीज़ मिलना चाहिए। गद्दारी एक ऐसा ही वर्ड है, विभीषण एक ऐसा ही चीज़ है। जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिस हिसाब से माओवादी मारे जा रहे हैं और मारे जाएंगे, ये 31 मार्च की बात नहीं है, 26 की जो स्लोगन दे रहा है, इसके बाद भी लोग मरेंगे, युद्ध चलती रहेगी। लेकिन अगर हम 31 मार्च की ही बात करें, जैसा कि अमित शाह ने कहा है कि जितने भी माओवादी की मृत्यु हुई है उस पर इनाम की राशि रखी गई है, ये इनाम की राशि 31 मार्च 2026 के बाद बांटी जाएगी। मैंने बताया था कि ऐसा ना हो कि ये राशि बहुत ही बड़ी मात्रा में हो जाए और मोदी सरकार मुकर जाए। आप अगर दिल्ली की बात करें, अगर दिल्ली में जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वहाँ पर महिलाओं के लिए सुविधाएं दी गई थी, बस में फ्री व्यवस्था किया गया था, झुग्गी झोपड़ी की व्यवस्थाएं थी, वहाँ पर लोगों को हटाने जा रहा था, या कई सारी सुविधाएं वहाँ दी जा रही थी, पार्क वगैरह में निःशुल्क प्रवेश था। लेकिन जो ही भाजपा की सरकार आई वहाँ पर, उन्होंने रेखा गुप्ता, उन्होंने खुलेआम, बहुत दिन नहीं बीते हैं, 100 दिन भी नहीं बीते हैं, सारा चीज़ पलट दिया। बस में महिलाओं के लिए जो फ्री व्यवस्था थी या फिर से बंद कर दिया गया, और वहाँ पर अब पैसे लेकर के ही आप यात्रा कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती है। पार्क में शुल्क लगने शुरू हो गए हैं, यहाँ तक कि जहाँ झुग्गी, जहाँ वहाँ मकान का नारा लगाने वाली भाजपा अब वहाँ पर झुग्गियों को उजाड़ रही हैं। वह लोग बिलख रहे हैं जो कल मोदी मोदी करते थे, वे लोग उजड़ गए हैं, उनके बच्चे रोड पर आ गए हैं, जो भाजपा को वोट देकर आए थे, आम आदमी पार्टी को हटा दिए थे। कल आदिवासियों के साथ भी ठीक यही चीज़ ना हो जाए। मैं 1-2 वीडियो लगा दे रहा हूँ किस तरह से दिल्ली में दिल्ली के लोगों को उजाड़ दिया गया है, उजाड़ा जा रहा है। ये रेखा गुप्ता, भाजपा की सरकार किस तरह वादा खिलाफी करके जहाँ झुग्गी, जहाँ वहाँ मकान को नारा दे करके अब सीधा पलट गई है। अब वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है और वो ज़मीन अब किसी पैसे वालों को अलॉट किया जाएगा। ये कार्ड किस चीज़ का है? ये 2500 रुपये देने का है और जहाँ जो कि वहाँ मकान। ये किसका फोटो है? तरविंद, ये तो आपके ये विधायक हैं। हमारे विधायक है यहाँ के। अच्छा। और ये एक बार भी यहाँ पे आके देखे भी नहीं क्या हालत में है हमारे कॉलोनी वाले, हमारे यहाँ पे एरिया में एक बार भी आके स्टेप भी नहीं रखा एक तरफ भी। वोट किसको दिया आपने? वोट हमने बीजेपी को दिया था।
केजरीवाल की सरकार कैसी थी सबसे पहले जो? केजरीवाल की सरकार इतना बढ़िया थी, तो हमारी इतनी सपोर्ट थी कि एक बार भी एक कुछ भी हो गया, पानी रुक गया, हमारा पानी भी आ जाता था। पानी वहां से बंद भी कर देते थे तो पानी आ जाता था, और पानी के लिए भी कोई दिक्कत भी नहीं था, इतना बढ़िया था। बिजली एक बार भी बंद भी नहीं होती थी, 24 घंटा बिजली थी, 24 घंटा पानी थी, कोई भी दिक्कत नहीं था। और एक भी परेशानी थी, एमएलए को एक कॉल कर देते थे, एमएलए 5, 10, 15 मिनट में पहुंच जाते थे। परवीन कुमार जी 1 मिनट में 15 मिनट में पहुंच जाते थे वो। आगे यहीं रहते हैं वो? हाँ जी। अब ये जुग्गी टूटा, अभी तक मारवा साहब ने एक बार भी आके यहाँ नहीं पहुंचे। एक कार्ड दे दिया था, जहाँ जुग्गी वहाँ मकान, चिंता मत करो आपकी जुग्गी मैं रुकवा दूंगा, मगर तब तक यहाँ आए ही नहीं, 2 महीने से यहाँ आए भी नहीं। अब क्या लगता है आपको, क्या होगा अब क्या होगा, सब उखाड़ दिया, अब कुछ भी नहीं होगा। केजरीवाल की बातों की, केजरीवाल की चीजों की याद आती है? याद तो आ रही है, अभी भी केजरीवाल जिंदाबाद, अभी भी याद। इसमें आगे एक यही चीज़ दिखता है, आपको याद होगा, अगर हम 14 की बात करें, अगर जब मोदी सरकार चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने स्लोगन दिया था 15 लाख हर किसी खाते में आएंगे। 15 लाख के चक्कर में भारतवासियों ने उसको सत्ता दे दी। आज तक 15 लाख किसी भी भारतीयों के जेबी में नहीं पहुंचा है, अकाउंट में नहीं पहुंचा है। मोदी अमित शाह ने बाद में बोल दिया ये जो जुमला था। जिस तरह से आज माओवादियों के लाशों पर टैग लगाए जा रहे हैं, 10 लाख, 45 लाख, 10 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 20 लाख, तो ये टैग लगा करके और उसका प्राइस टेग बनाया जा रहा है। मुझे डर है कि सर ने पहले बताया था कि पैसा इनको मोदी सरकार नहीं देगी और बोलेगी तो जुमला था। इसीलिए मेरा डीआरजी वालों से एक सलाह है। वो सलाह ये है कि आप बेशक माओवादियों को मारें, क्योंकि वो गलती किए हैं कि वो आदिवासियों के बेहतर दिनों के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए लड़ने के लिए आंध्रा से या तेलंगाना से या कहीं से पहुंचे थे। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी जो वहाँ पहुंचे थे और जान गंवा रहे हैं। वो मरेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के भारत में कमी नहीं है जो गरीबों के लिए लड़ने वाले हैं, मरने वाले हैं। तो आप बेशक डीआरजी वालों से अपील है कि आप उनको मारिए, बड़ी संख्या में मारिए, 50, 100, 1000, 10,000 जितनी मार सकते हैं मारिए, और सबको प्राइस टैग लगा करके आप जो है लाश को पहुंचाइए मुख्यालय, और तुरंत पैसा का डिमांड कीजिए। उनको बोलिए कि भाई मैंने 2 करोड़ के एक माओवादी को मार कर लाया है, इस माओवादी पर इतना इनाम था, 2 करोड़ का इनाम था, आप मुझे 2 करोड़ रुपये दे दीजिए। जिस समय मारिए, लाश पहुंचाइए, पैसा लीजिए। बाद में जुमला न निकल जाए, आपके हाथ, दोनों हाथ खाली न हो जाए, माओवादी ही मारे गए और आपको भी रुपया नहीं मिला। इसलिए डीआरजी वालों से मेरा एक सख्त मैंने गुजारिश रहेगा, एक अपील रहेगा कि वो माओवादियों के लाश को मारें और उनको मुख्यालय पहुंचाएं, तुरंत हैंड टू हैंड पैसा लें। अगर वो पैसा ना देते हैं तो माओवादियों को पकड़े रखिए जीवित, जब वो पैसा दें तब उसको मारिए। ये एक बहुत सुंदर व्यवस्था रहेगा। ये लोग तो मरने के लिए आए ही हैं, ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं जो कि वहाँ से अपना एक स्वर्णिम जिंदगी को छोड़कर वो विदेश में भी रह सकते थे, वह लोग, उसके बच्चे अच्छी स्थिति में रह सकते थे, वो खुद भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने उस ज़िंदगी को लात मार करके यहाँ आया है। कम से कम वो तो मरने के लिए आए ही हैं, कम से कम आप तो इनकी ही मौत पर कुछ पैसा लेकर के बेहतर ज़िंदगी जी सकें, ऐसा व्यवस्था कर सकिए। इसीलिए मेरा सलाह उनसे है कि आप माओवादियों को मारिए और उनके लाश को ले आकर से जमा कीजिए और हैंड टू हैंड पैसे का डिमांड कीजिए, नहीं तो ये पैसा मिलने नहीं जा रहा है आपको है। जिसकी आपको लुभावने नारे दिए जा रहे हैं, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। क्योंकि आपकी जो मुख्य योग्यता यही है कि माओवादियों को मारना। आप सिर्फ माओवादियों को मारने में पारंगत है, ना उनके लिए एजुकेशन है। जब तक माओवादी रहेंगे तब तक आपके पास ये योग्यता रहेगी और आपका पूजा होगा। विभीषण तभी तक पूजे गए जब तक कि रावण जिंदा रहा। रावण के मरने के बाद विभीषण की पूजा कहीं नहीं होती है, दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ है। गद्दारी का इतिहास का यही परिणाम है। इसीलिए देखिएगा आप, बिरसा मुंडा के मारने वाले भी अपने जीवन काल में खुद तो सुखी हुए होंगे, लेकिन पूरे देश आदिवासियों की ज़िंदगी बर्बाद करके चले गए। या फिर सिद्धू कानू हुए, तिलका मांझी हो, इन सबकी जासूसी से ही हुआ है।
लगभग 30-40 आंदोलन आज़ादी के दरमियान में आदिवासियों ने लड़ा था, उस सभी की परिणति मात्र 2 साल 3 साल 4 साल में कुचल दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इसी और गद्दारों को क्या मिला नहीं मिला पता नहीं, आज तक रिपोर्ट नहीं है। इस पर भी एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि इन लोगों को मारने के बाद किस तरह से इनको सुविधाएं सरकार ने दी है, कितने पैसे दिए हैं, कितनी नौकरियां दी है, कितनी व्यवस्थाएं की है। यही वजह है कि मेरा DRG वालों से अपील है कि वो लोग सीधा लाश मार लेके जाएं, और चाहे वो समर्थक को मारें, चाहे आम नागरिक को मारें, चाहे वो महिला के साथ बलात्कार करें, चाहे किसी घर उजाड़ दें या किसी माओवादी को मार दें, लेकिन पैसे का डिमांड आप तुरंत कीजिए, नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि धनराशि इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर जना मोदी सरकार सीधा बोलेगा, अमित शाह ये तो जुमला था, और आप खाली हाथ दोनों तरफ चले जाएंगे, माओवादी खत्म हो जाएंगे और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। ये मेरा सलाह था DRG वालों को। और इसके बाद जो है मेरा एक और कहना था कि ये तो युद्ध है, भारत की सत्ता पर जो ब्राह्मणवादी फासिस्ट सरकार मौजूद है उनके खिलाफ ये युद्ध है, और इस युद्ध में लगभग लोग तो मारे जाएंगे। लगभग मेरा एक आंकड़ा था कि कम से कम 32 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं इस युद्ध में। ये एक मेरा सीधा एक आंकड़ा था। तो ये एक सवाल है कि जो लोग लड़ेंगे, लोग मरेंगे, ये तो आम बात है, लेकिन ये मांग जो है लगातार उठती रहेगी, क्योंकि जनता की समस्याएं, रोटी रोजगार, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य या जो भी समस्या, इंसाफ, ये सब की मांग सरकार पूरी नहीं कर सकती है, नहीं कर रही है। और यही मांग करवाने के लिए माओवादी लगातार शांति वार्ता की अपील भी कर रहे हैं कि आइए शांति वार्ता कीजिए। मोदी सरकार जानती है कि हम शांति वार्ता में जाएंगे और ये सवाल सबसे सामने वहाँ पर आएंगे जो कि वो पूरा करना चाहते ही नहीं है, तो और ज़्यादा वो एक्सपोज हो जाएगी, इसीलिए वो शांति वार्ता नहीं करना चाह रही है। एक चीज़ और इतिहास में हम चले जाते हैं थोड़ा सा, उसमें देखते हैं जब भारत में बौद्धिस्टों का राज था, बौद्धों का शासन था, बौद्धिस्ट जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए थे, तो उनको किस तरह से ब्राह्मणों ने, मात्र 3% ब्राह्मणों ने मार कर भारत से भगा दिया। वो भी प्राइस टैग था, उसमें हर बौद्धिस्टों के सर पर इनाम रखे गए थे, 100 स्वर्ण मुद्राएँ, 1000 स्वर्ण मुद्राएँ, जैसे आज 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ का इनाम रखा गया है, वो भी इनाम उस वक्त था। और बौद्धिस्टों को मार के भगाने के बाद इस देश से भारत जिस तरह से गुलाम हो गया हजारों साल के लिए, तो 1000 साल के गुलाम हो ही गया, वो स्थिति आज भी आसन्न है, सन्निकट है। उम्मीद है कि माओवादी के ख़त्म होने के बाद भारत उसी गुलामी के दौर में जाएगा, जिसका एक नमूना आपको अमेरिका से लौटे हुए वे भारतीय थे जिनके पैरों में जंजीर लगी हुई थी, हाथों में जंजीर लगी हुई थी, कमर में जंजीर लगा हुआ था, और 36 घंटे तक उनको बैठा करके रखा गया था, न हिलने दिया गया था, न बाथरूम जाने दिया गया था। ये जो अमेरिका से चीज़ आई थी जहाज में बैठ करके, कार्गो विमान में बैठा करके, वह वास्तव में हकीकत बन जाए, इसके लिए DRG के लोग प्रयासरत हैं। और वे DRG जो गद्दारी कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, अपने ही आदिवासियों के साथ, अपने देशवासियों के साथ, और भारत को गुलामी के दौर में ले जाने के तत्पर हैं, चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए, उनको बधाई हो कि वे सफलता हासिल कर रहे हैं। लेकिन मेरा उनको फिर सुझाव रहेगा, एक सलाह रहेगा कि हत्या कीजिए, पैसा लीजिए, बाद में आपको एक पैसा नहीं मिलने जा रहा है। 31 मार्च 26 का जो नारा दिया गया है कि सबको पैसा बांटेंगे, ये एक सरासर जुमला ही निकलेगा। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप माओवादियों को मारिए, क्योंकि वो मरने के लिए यहाँ आए हैं। आप उनको मारिए और पैसा लीजिए, अपना जीवन सुरक्षित कीजिए, सुख में जिए। नमस्कार, समर भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।